चलो देखो, पिछले क्लास में मैं किसी हाइट से बॉल को छोड़ा था। हम लोग देखे थे कि कितना डिस्टेंस है सब ई की वैल्यू के साथ में। उसी तरह की बात इसके लिए होगा थीटा, हाइट का कॉल इज h, height of all u0, collision is perfectly elastic। ये वाला और चाहे एक और ये वाला, इसमें परफेक्टली इलास्टिक या ई दे सकता हूं, स्मूथ हैंडलिंग। ई इसमें बताना है कि इसे यहां से थ्रो करेंगे तो पहले कोलिजन के बाद पहला कोलिजन कितना दूरी पे, दिस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो पहला कोलिजन कितनी दूरी पे, दूसरा कोलिजन कितनी दूरी पे, और ठीक वैसे ही बात हम एक लाइन पेंट करके वाला है। तो फोटो तो कुछ ऐसे बनेगा कि वो रहेगा तो सेम हाइट जाता रहेगा, नहीं तो ऐसे होने वाला है। ऐसे होने वाला है और ये ऐसे होने वाला है। तो पहले इसको कर लेते हैं, जल्दी से करिए। तो पहला कोलिजन कितनी दूरी पे, दूसरा कोलिजन कितनी दूरी पे, और पहले कोलिजन के बाद स्पीड कितना। सो फाइंड, ऐसे लिख लो as shown in figure, find as shown in figure, find distance of first collision distance of first collision, comma second collision, comma third collision, dot dot dot, from point of projection, from point of projection। करिए। पहले वाला करो, ये वाला थोड़ा आसान है, ये वाला थोड़ा कठिन है। एक मिनट टाइम लो और जल्दी से। मैं जानबूझ के छोटा सा क्वेश्चन लिखवाया, बताने में तो मैं बहुत कुछ बताऊंगा कि पहले कोलिजन के बाद मैक्सिमम हाइट कितना है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना, टोटल टाइम ऑफ मोशन कितना, टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना, फाइनली स्पीड कितना आफ्टर इनफाइनाइट कोलिजंस। बहुत सारी चीजें पूछ सकता था, लेकिन झूठे क्वेश्चन लिखवाने में टाइम लगेगा, तो बल्कि क्वेश्चन छोटा सा लिखवा दिया हूँ। बताऊंगा तो सब बता दूंगा। खड़िए 15 सेकेंड और।
यहाँ से तब दिए गई है, पहला कोलिजन ये है, दूसरा कोलिजन ये है, तीसरा कोलिजन ये है, सो देखो तो टाइम ओवर ये डिस्टेंस पहला कोलिजन का है ये R1, तो ये तो प्रोजेक्टाइल मोशन से आ जाएगा। R1 की वैल्यू कितनी होगी? R1 की वैल्यू वही R होगी जो U स्क्वायर sin 2 थीटा बाई G। मैक्सिमम हाइट भी आपको मालूम ही है, टाइम ऑफ फ्लाइट भी मालूम है ना। जब ये ऐसे दिया गया था तो इधर की तरफ वेलोसिटी दी गई थी u cos थीटा और इधर की तरफ वेलोसिटी दी गई थी u sin थीटा। तो जितने से जाता है उतने ही से आता है। तो जब यहाँ पे स्ट्राइक करता सिमेट्रिकली ये थीटा है तो सिमेट्रिकली स्पीड v है, स्पीड u है और ये सामने थीटा है। इधर वाला अभी भी कितना है u cos थीटा और ये वाला कितना है u sin थीटा। बताओ जितनी वेलोसिटी से फेंके थे उतनी ही वेलोसिटी से आया है कि नहीं? यस सर। कितने लोग सोचते हैं उतनी वेलोसिटी से आया है? रीजन है उतनी स्पीड से आया, उतनी वेलोसिटी से नहीं आया। कई लोग हाथ को उठा ले, आज तो कोई स्पीड बोल दिया ना तो ट्रैक से नीचे नहीं है सर। तो स्पीड सेम है, वेलोसिटी सेम नहीं है, लेकिन स्मूथ होने से प्लेन के डायरेक्शन में फोर्स प्लेन के द्वारा केवल फ्रिक्शन से लगता है। यदि स्मूथ हो जाए ना तो प्लेन में फोर्स नहीं लगता, प्लेन में नॉर्मल केवल लग सकता है। तो यहाँ पे लड़ेगा तो ये वाला बदलेगा नहीं क्योंकि इधर कोई फोर्स नहीं लग सकता ना। इसका मतलब उड़ रहा होगा तो भी, लड़ा होगा तो भी, उसके बाद भी हमेशा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। कितना लगेगा हमेशा? वो नहीं बदलेगा। लेकिन याद करो ई के नाम पे लड़ने वाला अप्रोच बताओ। अच्छा इसके लॉन्ग ई लगाते हैं मालूम है ना, नॉर्मल के लॉन्ग ना, लाइन ऑफ कोलिजन के लॉन्ग ना, लाइन ऑफ कोलिजन हमेशा नॉर्मल के लॉन्ग होता है। सो अप्रोच बताओ u sin थीटा और सेपरेशन बताओ v y मान ले, v1 y ऐसे तो ये वाला तो ऐसे ही रहेगा। इसको कह देते हैं थीटा 1 कर देते हैं और इधर की तरफ स्पीड कर देते हैं u1 कह देते हैं। तो बताओ इधर की तरफ कितना होगा? u1 sin थीटा d लिखे, हाँ ई लिखता हूँ। सेपरेशन बाय अप्रोच होता है ना, तो सेपरेशन कितना है? u1 sin थीटा बाय अप्रोच कितना है? u sin थीटा। तो बताओ y वाला वेलोसिटी u1 sin थीटा 1 कितना है? बताओ u sin 2e u sin थीटा। यस सर। ये तो पढ़े थे हम लोग कि यदि किसी बॉल को नॉर्मली v1 से मारा जाए और e यदि हो तो कितने से लौट के आता है? e v से मारो नॉर्मली तो v से मारो तो कितने से लौटेगा? ev से। एक ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट तरफ क्लिक करते हैं। ये वाला हो गया। और जरा हॉरिजॉन्टल वाला बताओ u1 cos थीटा 1 बताओ। u cos थीटा तो बदलेगा नहीं। जब ऐसे एक्सप्रेशन आते हैं तो u1 पाने के लिए स्क्वायर करके जोड़ना होता है और एंगल पाने के लिए डिवाइड कर लोगे। यस सर। हो गया सर। अब आपको जब वर्टिकल कंपोनेंट मिल गया, हॉरिजॉन्टल पता ही है, तो अब क्या नहीं मिलेगा हमको बताइए। चलिए बताइए पहले कोलिजन के बाद, आफ्टर फर्स्ट कोलिजन, जल्दी से टाइम ऑफ फ्लाइट बताइए। हम लोग याद है कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है? 2u/g होता है। u y
तो u y ही है ना, तो 2u y by g सही है, 2u y by g। और ये जो वैल्यू है ना, ये वाला r1, अच्छा इसको r कर देंगे आप, पहले कोलिजन के बाद हम करते हैं, हाँ पहले कोलिजन के बाद आरंभ करते हैं। तो r1 कितना होगा बताओ? Horizontal speed into time. So what is horizontal speed? U cos theta जो constant है। और कितने देर तक उड़ा था पहले कोलिजन के बाद? निकालें क्या? 2 EU sin theta by g। यहाँ से पता चला कि EU square sin 2 theta by g मतलब कितना हो गया? ER हो गया क्या? Yes sir। हाँ? तो लग रहा है आइडिया मिल गया। यदि पहला R है तो अगला ER, और उसका अगला T स्क्वायर, उसका and so on। तो हो गया? अंतिम कोलिजन कितनी दूरी पे होगा, जिसके बाद कोलिजन ही नहीं होगा, तो अंतिम कोलिजन कौन सा मानोगे? इनफाइनाइटमा। अच्छा ये कुछ ज्यादा हिंदीकरण कर दिया क्या? इनफाइनाइटमा अनंतमा ना, लेकिन तो पर इंग्लिश वाला कैसे होगा? इनफाइनाइटियत क्या होगा? उसमें कोई वो नहीं चीज कुछ नहीं लगेगा, आपने मतलब नहीं पता ही नहीं कैसे आ गया। आपको पता है मतलब नहीं पता है तो नहीं लगाते हैं उसमें। अच्छा मतलब नहीं पता है तो नहीं लगाते। अच्छा कोई भी चीज नहीं पता रहता है तो नहीं लगाते। कहने का मतलब आप उसको डिफाइन थोड़ी कर पाएंगे, इसलिए नहीं लगाते उसमें। नहीं सो यदि मैं कहूँ कि लास्ट वाला कोलिजन इसके बाद अच्छा एक और चीज है, मैं कहूँगा पहला कोलिजन कितनी दूरी पे तो आपको पता है, लेकिन दूसरा कोलिजन कितनी दूरी पे बताओ? उसका आंसर है R plus ER। कितना? तीसरा कोलिजन बताओ। R plus तो ध्यान देने की बात है, तीसरे में E स्क्वायर पे खत्म हो गया, तो मैं कहूँगा nth कोलिजन बताओ। R plus ER plus E square R plus and so on e to the power n minus 1 R। Got it? Yes sir। R कॉमन ले लीजिएगा, R आपके पास है, समझ में आया? और उसी तरह से पहले कोलिजन के बाद हाइट बता देंगे क्या आपको? हाँ? टोटल टाइम ऑफ कोलिजन बता सकते हैं? टोटल टाइम ऑफ कोलिजन, टोटल टाइम ऑफ मोशन। Yes sir। कैसे? पहला वाला 2u sin theta by g, अगला वाला 2eu sin theta by g, अगला वाला 2e square sin theta by g and so on। g भी बनेगा, सम कर लीजिएगा, और ये सम इसलिए हो पाएगा क्योंकि जो कॉमन रेशियो है 1 से कम है। ये मान के चलते हैं कि इज लेस देन 1। तो एक ये पॉइंट है। पहले कोलिजन के बाद हाइट कितना होगा? पहले कोलिजन के टाइम मोशन में मैक्सिमम हाइट होता है uy square by 2g। कितना होता है? What is uy? This is uy। पहले कोलिजन के बाद uy है, लेकिन आप इसको लेके नहीं चल सकते। क्यों नहीं लेके चल सकते? क्योंकि अननोन है, θ1 भी अननोन है और u1 भी अननोन है, उसकी वैल्यू हमारे पास है, अब नोन के टर्म में है। कितना है? u sin θ ना। So what is maximum height after first collision? e square u square sin square θ by 2g। इसका मतलब कि पहला वाला मैक्सिमम हाइट h है,
तो दूसरा वाला मैक्सिमम हाइट E square. इस लग रहा है वही वाला है। Yes, sir. वही वाला है। अच्छा वही वाला क्यों ना हो, ये वाला एक्सिस और ये वाला एक्सिस इंडिपेंडेंट होते हैं, तो होना भी चाहिए था वही वाला। समझ में आ रहा है मेरी बात? ये वाला का ये वाले से मतलब है नहीं, तो जो हम लोग ये वाला पढ़े थे और ये जो ऐसे फेंके हैं, दोनों में क्या सिमिलरिटी और क्या डिफरेंस है बताओ? y वाला पूरा सिमिलर है और अंतर ये कि x में भी चल रहा है, अब वो x में नहीं चल रहा। तो सिमिलरिटी के नाम पे y पूरा सिमिलर है और डिफरेंस के नाम पे जो पिछले क्लास में पढ़े थे वो x में चल रहा था, नहीं चल रहा था, इसमें चल रहा है, वो भी कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। अच्छी बात है, कहीं भी चेंज नहीं हुआ है, चाहे उड़ रहा हो, चाहे लड़ रहा हो, चाहे लास्ट में सरक रहा हो। इनफाइनाइट कोलिजन के बाद ये सरक रहा होगा, जानते हो कितने स्पीड से? u cos थीटा से। क्यों लास्ट में सरक रहा होगा? कोलिजन करते 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 हाइट खत्म हो जाएगा, लेकिन कौन सा नहीं खत्म होगा? क्योंकि स्मूथ है ना। समझ आ गया? तो इसमें कुछ पूछेगा बता देंगे? हाँ तो अच्छा हाँ, तो ये वाला ध्यान रखिएगा, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से सेकेंड कोलिजन कितनी दूरी पे है। तो सेकेंड कोलिजन ये वाला मत बोल दीजिएगा, ई आर नहीं आंसर है, आर प्लस ई आर। चलिए तब ये वाला करिए, जब ये वाला सीख गए ये वाला करिए, ये वाला तो पता चल गया, ये वाला करिए जल्दी से। एक मिनट में करना है। यदि आपके दिमाग में एक मिनट नहीं है तो हो सकता है कि आपको लगता हो कि आप सोचने में और सब में अच्छे हैं, लेकिन आपका रिजल्ट अच्छा नहीं है। स्पीड बहुत बड़ा फैक्टर है। पीटी उषा का नाम सुना आपने? हाँ? वो ब्रॉन्ज मेडल ओलंपिक में, ब्रॉन्ज पहले तो ब्रॉन्ज ही नहीं आया ना, अभी रनिंग में स्प्रिंट में तो आया ही नहीं आज तक, और किसी में भी नहीं आया, मतलब चाहे 400 मैराथन चाहे जो भी। तो ब्रॉन्ज मेडल उनका ओलंपिक में रह गया था सेकेंड के 100वें हिस्से से, ब्रॉन्ज मेडल है। तो इमेजिन करिए कि किस लेवल का रेस होता है, स्पीड मायने रखता है। तो कहाँ सेकेंड के 100वें हिस्से की बात हो रही है और कहाँ आपको मैं टाइम कितना दे रहा हूँ? 60 सेकेंड। करिए जल्दी। अच्छा ये वाला भी लिखिए भी ना। यदि मैं कहूँगा कि फर्स्ट कोलिजन के बाद कितने स्पीड से उड़ा तो निकाल लोगे? बताओ कितना है, कितने स्पीड से उड़ा? दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर। यही ना y वाली वेलोसिटी और x वाली वेलोसिटी है। अब मैं कहूँगा कि हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे भागा पहले कोलिजन के बाद, तो tan θ1 बराबर uy by us, this by this, tan θ1 बराबर this by this, तो कितना जाएगा? tan इनवर्स e tan थीटा। अच्छा पॉइंट है। तो स्पीड भी बताया, एंगल भी बताया, हाइट भी बताया, टाइम भी बताया, डिस्टेंस भी बताया, सब कुछ बता दिया। जल्दी से अब ये करना करिए।
नॉर्मल, ये देखो तो फिजिक्स में आपको एक अच्छा डायग्राम बनाना होता है, नहीं तो करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कई चीजें दिखती ही नहीं है। पहले तो ये होता है कि भाई चीजें दिखे तब आप कैलकुलेट करेंगे। थीटा 90 माइनस थीटा, दिस इज अगेन थीटा एंड ये थीटा, सही है। इसमें तो कठिन क्वेश्चन तो यही है कि रिफ्लेक्शन लॉ होल्ड करेगा तो क्या होगा, लेकिन और कठिन बना दिया हूं ई देके तो ज्यादा इसे जनरल लिख देंगे ई जब होगा तो, क्योंकि रियल लाइफ में तो ई ही होता है। नहीं तो वैसे किताबों में क्या मिलेगा, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो बताइए, मतलब थोड़ा आसान मिलेगा। तो लेकिन मैं जनरल कर दे रहा हूँ। अच्छा, ये परफेक्टली इलास्टिक होता तो किस बात की सहूलियत होती है हम लोगों को, ये थीटा पे लड़ता नॉर्मल से तो थीटा पे ही जाता, रिफ्लेक्शन लॉ होल्ड कर जाता, थोड़ा आराम हो जाता है, ये हो जाता है। और अभी थोड़ा आराम नहीं, थोड़ा और ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। करता हूँ, चलिए ई ही लेके करता हूँ। ये लड़ा, ये आया कितने से, √2gh से। कितने से लड़ा, √2gh से लड़ा। कोई दिक्कत आप लोगों को? इसके दो कंपोनेंट, ये थीटा था, इधर की तरफ कितना कंपोनेंट, √2gh cos थीटा, इधर की तरफ कितना कंपोनेंट, √2gh sin थीटा। कोई दिक्कत आप लोगों को? सही है। बताओ कौन सी वेलोसिटी नहीं बदलती है, मतलब लड़ते ही मैं नहीं कह रहा हूं कि बदलेगी नहीं, आगे भी नहीं बदलेगी, नहीं, वो तो एक्सेलरेट होने वाला है। Along the plane. वो तो हॉरिजॉन्टल में नहीं बदल रही थी ना, इसमें तो एक्सेलरेट होगा। Along the plane. तो अलोंग द प्लेन वाला नहीं बदलेगा। अच्छा रफ होता तो बदल जाता, Yes sir. अब पिछले वाले में भी बदल जाता। रफ वाला पढ़ाया हूं कि नहीं आप लोगों को? Yes sir. बहुत कठिन भी था, Yes. इम्पल्स इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन था, है कि हमारे पास इनका वेरिएशन नहीं था, फिर भी सब्स्टिट्यूट करके डायरेक्ट निकाल दिए थे। कितना लंबा था, इसको करते हैं एडवांस का है। तो जल्दी से बताइए, ये वाला तो हमारे पास है, और फिलहाल मैं इसको मान रहा हूँ y और इसको मैं मान रहा हूँ x। ये सब तो करना ही पड़ेगा आपको। तो पहले ये जो कोलिजन है पहला वाला, इसी को पहला बोलेंगे इस बार तो पहले कोलिजन के बाद ये वाला स्पीड निकाल दोगे क्या, इधर कितना है? Yes sir. कैसे निकालोगे? इसको फिर से हम लोग ऐसे निकालेंगे, इसको मान लेते हैं अल्फा 1 मान ले, अल्फा 1 मान लेते हैं, थीटा 1 थोड़ा धीरे था। थीटा 1 और स्पीड मान लेते हैं u मान लेते हैं ना। तो जल्दी से बताओ इधर की तरफ कितना स्पीड है, जल्दी बताओ। u है या थीटा 1 है, तो इधर की तरफ कितना है, u cos थीटा 1 है, इसको u1 कर लेते हैं। u1 cos थीटा 1 है, जिसकी वैल्यू नहीं बदलने वाली है, कितनी है, √2gh sin थीटा। कोई दिक्कत आप लोगों को है? मैं जानबूझ के इस तरह से माना हूं ताकि कुछ और भी पूछे कितने एंगल, प्लेन से कितने एंगल बना के क्या हुआ, कैसे हुआ, तो मैं बता सकूं, नहीं तो थोड़ा और भी छोटा कर सकता था वैसे। अब ये वाला कैसे वेलोसिटी निकलेगी, y वाली, इधर वाली e, जल्दी बताओ e, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, u sin थीटा 1, U1 sin theta. u1 sin theta 1, what is velocity of separation, U1 sin theta. u1 sin theta 1, what is approach, √2gh cos theta। यहाँ से हमें मिल गया u1 sin theta 1 बराबर e √2gh cos theta। एक्सप्रेशन हमारे पास है। यदि आपको स्पीड पाना है पहले कोलिजन के बाद तो स्क्वायर करके जोड़ लीजिएगा, और यदि प्लेन से एंगल पाना है तो नीचे वाले में ऊपर डिवाइड कर देना। समझ में आया क्या? तो हो गया, ये काम हो गया। अब ये दिक्कत है, और एक निकालते ही पैटर्न मिल जाएगा आपको, एक निकालते ही आइडिया लग जाएगा क्या होगा।
और ये पूरा अच्छा, ये इतना करने के बाद ये कोलिजन का केस नहीं बल्कि प्रोजेक्टाइल मोशन का है, इंक्लाइन ऑन इंक्लाइन प्लेन। ये 2D का केस है, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन। बस अंतर इतना होता है कि हम लोग वहां पे एक बार फेंक के बस एक ही बात देखते हैं, क्योंकि कोलिजन पढ़े नहीं होते हैं, ई पढ़े नहीं होते हैं। अब ठीक है, तो जल्दी से निकालिए, सभी लोग निकालेंगे। इतना करने के बाद जल्दी से ये बताइए, दूरी बताइए, टाइम बताइए, सब जल्दी बताइए फटाफट। पहले कोलिजन के बाद अब दूसरा कोलिजन, क्या मानना है? दूसरा कोलिजन के नाम पे मानना ये है कि ये अब U2 है ना, और ये θ2 है। तो इससे पहले कि हम लोग ये इसको बात करें, पहले तो हमें यही वाला पहले जस्ट बिफोर कोलिजन निकालना होगा ना। तो एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है पता है? जितने देखिए घर, जब किसी डायरेक्शन में कुछ टाइम मोशन वाला याद करो, किसी भी डायरेक्शन में, बात यहाँ की नहीं है, बात इसकी भी है, ऐसे फेंक दूं तो, जब किसी भी डायरेक्शन में इररिस्पेक्टिव ऑफ अजीब सा मोशन, यदि किसी के अलोंग वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन उसके अलोंग उल्टा कांस्टेंट है, तो बाकी सब x के मान लेते हैं। x के अलावा कुछ वेलोसिटी है, जाने सा ऐसे ऐसे हो रहा था, कुछ भी ऐसे ऐसे, तो x के अलावा मैं 3D की बात कर रहा हूँ, x के अलावा कुछ वेलोसिटी है, और है तो वैसे y और z के अलावा की, लेकिन x के अलावा वेलोसिटी है शुरू में, और x के अलावा उल्टा एक्सेलरेशन और कांस्टेंट, तो y और z गया भाड़ में। वो जरूर ये बताएगा कि वो अपना दिखाएगा कि बात देखो कुल मिला के ही होगा, अजीब सा जैसे मक्खी उड़ती है, मक्खी उड़ते हुए देखो। पर कितनी अच्छी बात है कि इंडिपेंडेंटली x को डील किया जाता है, उसको y से मतलब ही नहीं है। कितना खतरनाक ढंग से बदल लो y, अजीब सा पाथ क्यों ना हो जाए। लेकिन x वाला मैं बता देता हूँ, रुकेगा और जितने देर में रुकेगा उतने ही देर में लौटेगा, और जब लौटेगा तो उतनी ही स्पीड रहेगी उस पोजीशन पर, उस लाइन मतलब उस YZ वाले सेक्शन पर, क्योंकि x तो फिर वही होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये देखो y वाला, इधर की तरफ एक्सेलरेशन देखो, दिस इज g, थीटा 90 माइनस थीटा, दिस इज थीटा, इधर की तरफ कितना g cos थीटा, और इधर की तरफ g sin थीटा। कोई दिक्कत आप लोगों को? सही है, थीटा 90 माइनस थीटा, थीटा। बताओ इधर कितना स्पीड था इसके पास, हमको मालूम है ना कितना था, कितना था, और इधर की तरफ निकाले ना, ये वाला क्या, ये वाला था, ये वाला था। तो ये वाला जब इधर दिए थे, इधर तो जब लड़ा था तो ये था, जब इधर दिए थे वाला तो लौटेगा ना, तो यहाँ पे वही वाला इधर रहेगा। जानते हो कितना रहेगा? इसी को मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि इधर वाला एक्सप्रेशन हमेशा कितना रहना है, g cos, और इधर वाला हमेशा कितना रहना है, g sin। तो जो इंक्लाइन प्लेन पे ये वाला जो मोशन है ना, बार बार ऐसे ऐसे, वो वाला हमेशा जब भी लौट के आएगा, तो जितने से जाएगा उतनी ही स्पीड से आएगा। ठीक है, तो बताओ कितने से गया था, उड़ा था, तो कितने से, तो आएगा कितने से, इतने से। लेकिन जब फिर लड़ेगा इधर जाएगा तो ई टाइम्स हो जाएगा, समझ में आ गया? इतने से जितने से गया था उतने से लड़ेगा। अभी मैं केवल y पे फोकस किया हूँ, और लड़ते ही फिर ई टाइम्स हो जाएगा, यही होता है। लेकिन नॉर्मल के नॉर्मल बस, समझ में आ रहा है?
लेकिन ये भी तो देखना पड़ेगा कि ये जब दिए थे तो ये अंडर 2gh sin थीटा जो था वो यहाँ पे आते थे वही नहीं रहेगा, एक्सेलरेटेड मोशन है। बोलो तो एक्सेलरेट कराना पड़ेगा ना। तो जल्दी से बताओ। अच्छा हाँ, टाइम ऑफ फ्लाइट किससे निकालोगे? y से। दिस इज प्लेन, जितना टाइम जाने में उतना टाइम आने में। अभी भी 2u(y) by g cos theta। G by T। So what is time of flight? What is t1? बता सकते हैं क्या आप लोग? पहले कोलिजन के बाद टाइम ऑफ फ्लाइट 2e to root 2x by 2uy। What is uy? e root 2gh cos theta। uy by ये वाला G cos theta। g cos theta। बड़ा इंटरेस्टिंग आ रहा है। कैंसिल हो गया क्या cos? Yes sir। 2e root 2x by 2। तो रिजल्ट आप देख सकते हैं ऐसे। और ये टाइम आ गया तो बताओ, ये वाली वेलोसिटी बता सकते हैं इधर वाली? 9वीं क्लास का पहला इक्वेशन, 9वीं क्लास का फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि टाइम आ गया है ना। थर्ड नहीं लगा सकते। क्यों नहीं थर्ड लगा सकते? दूरी नहीं मालूम है। सेकंड लगाए? अरे फर्स्ट लगाए? सेकंड बोल रहे थे वो कोई सेकंड हमसे बुलवाया है। वही बुला ना। तो अच्छा इधर की तरफ बताओ, इधर की तरफ कितना स्पीड है ये? u2 cos थीटा, जो बदलने वाला नहीं है। लड़ने के बाद भी नहीं बदलेगा। इसको लड़ने के पहले भी कर सकते हैं और लड़ने के बाद भी। लेकिन ये नहीं कर सकते कि यही वाला रहेगा। क्यों यही वाला नहीं रहा? क्योंकि एक्सेलरेटेड है। पिछली बार की तरह नहीं है ना, एक्सेलरेटेड है। सो u अंडर 2gh sin theta plus u plus at, what is a g sin theta into t, what is t? 2e under 2gh by g। कुछ बढ़िया मिला क्या हम लोगों को? sin theta कॉमन ले लीजिए। sin थीटा कॉमन हो जाएगा, 2gh कॉमन हो जाएगा, into 1 plus 2 ही हो जाएगा। g से g कैंसिल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? root 2gh sin theta into 1 plus 2e। 1 plus 2 ही जाएगा। Yes sir। अंडर रूट 2gh sin थीटा और हो जाएगा ये 1 plus 2e। So u2 cos theta 2 cos theta 2 होगा। वो u2 cos theta 2 की वैल्यू है ये। जिसके बराबर ये किसके बराबर है? cos theta 2 cos theta 2 होगा। u2 cos theta 2। cos theta 2। हाँ, u2 cos theta 2। अब हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गए ना। ये वाला भी अब निकाल सकते हैं। अच्छा ये वाला तो जस्ट बिफोर कोलिजन भी यही है और जस्ट आफ्टर कोलिजन भी यही है, ये वाला। लेकिन पहले कोलिजन ये जब लड़ा था तो लड़ते ही इधर वाला तो निकाल ही सकते हैं, इधर वाला निकाल सकते हैं। मतलब क्या? कौन सा वाला? u2 sin theta 2 e टाइम्स होना चाहिए। ये जो लड़ा था उसका e टाइम्स ना, तो कितना e टाइम्स बताओ? e स्क्वायर अंडर रूट 2gh cos थीटा। हमारे पास फिर से आ गया, जिसमें यदि आपको पाना है u2 तो स्क्वायर करके जोड़ लीजिए, और यदि आपको पाना है
एंगल पाना है θ2 तो डिवाइड करिए। थोड़ा सा आसान होता, ऑब्जेक्टिव होता, ऑब्जेक्टिव में भी कठिन होता वैसे। यदि परफेक्टली इलास्टिक दिए तो थोड़ा आसान हो जाता। परफेक्टली इलास्टिक दिए होते तो ये जो एंगल वाला चक्कर है थोड़ा जल्दी मिल जाता। और फायदा क्या होता पता है? देखो ना, परफेक्टली इलास्टिक होता तो कितना फायदा हो जाता। ये वाला जो लड़ता ना, ये वाला फिर उतने ही से जाता, फिर उतने ही से, फिर उतने ही से जाता, फिर उतने ही से, फिर उतने ही से जाता, फिर उतने ही से, क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक है ना। यदि परफेक्टली इलास्टिक है तो एक बॉल को मैं छोड़ दूं यहाँ पर, तो जितने से जाके जिस स्पीड से लड़ेगा उतने ही से उछलेगा और इतने ही हाइट तक आएगा और हमेशा इतने ही हाइट तक आता रहेगा। परफेक्टली इलास्टिक होगा तो परफेक्टली इलास्टिक होगा तो बहुत आसान हो जाएगा ये, क्योंकि हमें वाई का स्टडी ही नहीं करना पड़ेगा, जबकि अभी करना पड़ रहा है, बड़ा नाटक हो रहा है। और एक और चीज फायदा होता है ना, जानते हो किस बात का डिफरेंस आ रहा होगा। एक और चीज इंटरेस्टिंग होगी, परफेक्टली इलास्टिक होगा तो जितने से जाएगा उतने ही से लड़ेगा, उतना ही ऊंचा तक जाता रहेगा और उतना ही टाइम तक जाएगा कि आता रहेगा। यस सर। क्योंकि सब कुछ तो वाई पे डिपेंड करता है, टाइम ऑफ फ्लाइट करता है, मैक्सिमम हाइट करता है, हैं? तो हमको क्या निकालना पड़ता है? केवल ऐसे होता है, देखो रियल डायग्राम ऐसे होता है, देखो ऐसे केवल यही वाला बढ़ता चला जाता है, एक्सेलरेटेड। ये वाला तो खटाखट वही रहेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट हमेशा वही रहेगा कि नहीं? हमेशा टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा बताओ? यदि ई को 1 कर देंगे, कहाँ गया? यदि ई को 1 कर देंगे तो कितने से लड़ा था? तो कितने से जाएगा? नहीं से। तो टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ, हमेशा बताओ, हर कोलिजन के बाद टाइम ऑफ फ्लाइट 2 gh cos theta by g g cos theta cos theta cos vacancy √h/2g हो जाएगा सर। हाँ, और ये बार यही होता रहेगा, हम लोग बस यही कैलकुलेट करना। तो इंटरेस्टिंग पॉइंट है, और इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है, पहला कोलिजन कितनी दूरी पे, दूसरा कोलिजन कितनी दूरी पे, तो हमें केवल कौन सा एक्सिस लगाना पड़ेगा? केवल यही वाला। तो मैं तो चाहता हूँ कि स्पेशल केस लेके आप लोग, मैं चाहता हूँ कि ई वाला जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है आने की, तो सही में आप कर ही लीजिए जल्दी से। फॉर E1 के लिए हमको पहला कोलिजन, दूसरा कोलिजन, तीसरा कोलिजन जल्दी से ऑर्डर होता होता फटाफट, क्योंकि अब तो यदि अच्छे से सोचा जाए तो फटाफट लिखा जा सकता है, नहीं? तो जल्दी से लिखिए। पहला कोलिजन की दूरी बताइए, ये पहला कोलिजन नहीं, दूसरे कोलिजन की दूरी। ये तो पहला कोलिजन छोड़ने के बाद नहीं हुआ। दूसरे कोलिजन की दूरी बताइए पहले हिटिंग के बाद। पहले हिट के बाद फर्स्ट कोलिजन के से कितना दूरी पर सेकेंड कोलिजन होगा, कितना दूरी पे थर्ड कोलिजन होगा, कितना दूरी पे फोर्थ कोलिजन होगा, जल्दी बताइए। क्या जल्दी जितना मैं डिस्कशन किया उसके अनुसार क्या फटाफट वैल्यू लिख सकते हैं आप लोग? यदि E1 रहे तो ये तो E के लिए इतना डिस्कशन हो चुका है, अब मैं इसको हटा देता हूं और E1 के लिए लिखता हूं सोच के जल्दी से। पहले कोलिजन के बाद जो दूरी है, पहले कोलिजन के बाद ये दूरी R1 बोल रहा हूं, फिर दूसरे कोलिजन के बाद दूरी ऐसे ना, तो पहले कोलिजन के बाद जो दूरी है कोलिजन, सेकेंड कोलिजन का डिस्टेंस
पहले कोलिजन के बाद सेकेंड कोलिजन का डिस्टेंस है ut प्लस हाफ एडी स्क्वायर। तो ut के नाम पे क्या लिखूं बताओ? अंडर रूट 2gh sin थीटा ut। व्हाट इज t? 2u अंडर 2gh cos theta divided by g cos theta ut plus half at square g sin theta t स्क्वायर रख लोगे तुम लोग? हमारे पास जगह नहीं है ना? 8x sin theta कितना आ रहा है? 8x sin theta सर v square minus u square by 2a से कर लें। v square minus u square by 2a से हो जाएगा। एक्सीलरेशन तो कितना 8h sin theta 8x sin theta was ये रहा है। यस सर। हाँ, आपको पता है कि ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, जो रिजल्ट आया है ना, आप याद भी रख सकते हैं, बहुत पॉपुलर है ये वाला 8h sin थीटा। अभी हमको याद आ रहा है कि कई जगह मैं कहीं इसका आंसर देखा हूं कि 8h sin थीटा, और सही भी आया है, सही है। तो क्या आप लोग थर्ड कोलिजन फर्स्ट हिटिंग फर्स्ट कोलिजन से थर्ड कोलिजन कितनी दूरी पे होगा बता दोगे? क्या करना होगा मालूम है आपको? ये वाला यहीं से शुरू करते हैं, क्योंकि इसके अलावा चीजें बदलनी तो है नहीं। तो मैं लिखता हूं, देखो अंडर रूट 2gh sin थीटा, इसको मैं तो कहूंगा कि आप लोगों को याद रखना चाहिए, अंडर रूट 2gh sin थीटा ut। बताओ ये t है तो ये वाला कितना j होगा बताओ? t ही होगा, और ये वाला भी ये वाला भी क्यों हमेशा t ही होगा? y वाला बदल नहीं रहा है ना, अब y पे ही तो टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड करता है। प्रोस्टाइल मोशन में भी y वाले पे ही डिपेंड करता है, 2u sin थीटा by g। तो क्या लिखें बताओ? यहाँ पर 2 गुना कर ले टाइम, हैं? टाइम 2 गुना कर ले। यदि इसको t कहा जाए तो जो यहाँ पे t लिखा हूँ 2t प्लस हाफ g sin थीटा 2t स्क्वायर। जल्दी से आप लोग बताइए क्या आंसर आएगा, जल्दी से इस टर्म में बताइए, जल्दी कम ऑन, वेट फास्ट। sin theta t की वैल्यू मालूम है आपको? t यही है, वही t यहाँ पे रखना है और जल्दी करना है। ट्वेंटी 24 आ रहा है। Yes, sir. इसको लिख लीजिएगा, इस सॉल्व कर लीजिएगा। एक अंतिम क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं कोलिजन का। यदि ये h हाइट का एक्सटेंशन और एक बॉल को h डैश से छोड़ा जाए या d डिस्टेंस से छोड़ा जाए u0, तो थोड़ा सा टेढ़ा है
ये मान करके किनारे छोड़ा गया है, तो ये फिर ऐसे गिरता है, फिर ऐसे गिरता है, फिर ऐसे गिरता है, और हमेशा ये यहाँ से D ऊपर है तो यहाँ से भी D ऊपर ही है मैक्सिमम। हर स्टेप से मैक्सिमम D हाइट तक जा रहा है। As shown in figure, write down. ये हो गया पहले से। नहीं बोले E = 1 होता भी तो ऊपर जाएगा। नहीं, गलत। ये कौन बोल रहा है? नहीं, आंसर नहीं। क्वेश्चन लिखिए as shown in figure. If maximum height of ball as shown in figure, if maximum height of ball after collision from each step as shown in figure, if maximum height of ball after collision from each step is always same D, is always same D, then find coefficient of restitution of collision, then find coefficient of restitution of collision. मतलब ये हुआ कि बताओ इस कोलिंग ये नहीं है, थोड़ा गड़बड़ हो गया क्या? कौन सा D सर? यहाँ से ऐसे कराएंगे। वैसे ये भी क्वेश्चन सही है, लेकिन जो जिस तरह का दिया हुआ है वो मैं दे देता हूँ। वैसे इसीलिए इसको D कहा जा रहा है, तो ठीक है, ये भी हमेशा D रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो भी सही है वैसे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि नेक्स्ट एडजेसेंट कॉन्सेक्यूटिव स्टेप से मैक्सिमम हाइट दी ना, वैसे ये भी सही है, करो यही, चलो वो वाला भी बता दूंगा, दोनों बता दूंगा, यही वाला करिए, इसको D मत रखिए, इसको D मत रखिए। क्वेश्चन समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? क्वेश्चन ये है कि हर कोलिजन के बाद ये मैक्सिमम हाइट दी जा रहा है, फिर यहाँ पे मैक्सिमम हाइट दी जा रहा है, फिर यहाँ से मैक्सिमम हाइट दी जाएगा, तो ये भी सही है वैसे, और ये भी सही है कि अगले नेक्स्ट स्टेप से मैक्सिमम हाइट दी, सही है, ठीक है, दोनों बता दूंगा। चलिए पहले ये भी सही है, गलत नहीं है क्वेश्चन, देखते हैं आप सोच पाते हैं कि नहीं, जल्दी करिए। और वो शुरू में देने की जरूरत नहीं है, वो तो मैं ऐसे ही दिखा दिया, क्योंकि हमेशा यही हो रहा है, तो शुरू में कैसे क्या दिया गया उसकी जरूरत आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सेम हो रहा है इसलिए। आगे किसी का आंसर है? आपको इसका ई बताना है। अच्छा, क्वेश्चन तो समझ में आया ना? क्वेश्चन का क्या है, फिर से बताता हूँ। ये जनरल हो रहा है तो कोई जरूरी नहीं कि शुरू से ही देखा जाए। लड़ा तो जितनी हाइट पर मैक्सिमम जा रहा है उसकी वैल्यू कितनी है? अरे बैक यहाँ अरे ये देखो, तो यहाँ से हर कोलिजन के बाद मैक्सिमम हाइट कितना? D, तो ठीक है, फिर आया वो तो फिर यहाँ से कितना? D, फिर आया वो तो फिर यहाँ से कितना? D, ये सेम D। बताइए सर √2GD बटे रूट में 2GD बटे 2HG प्लस 2D। जी है, जी नहीं आती है, जी कट जाएगा दोनों में, हाँ कट जाएगा 2D बटे 2G प्लस 2D, 2 भी कट जाएगा। 25 को मैथ्स का
टेस्ट है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स नंबर का ऑनलाइन टेस्ट होगा। टाइमिंग है 4 से 10, लिंक ओपन रहेगा 4 से 10 तक ओपन। मैथ्स का टेस्ट है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर, 25 तारीख को फ्राइडे, टाइमिंग 4 से 10। सर रूट डी प्लस एच आ गया? रूट डी बटे एच प्लस डी। चलिए मेरे सभी लोग देखिए ध्यान से। चलो देखो तो ये बताओ कि यदि इसको डी कहा जा रहा है, हर कोलिजन के बाद डी, हर कोलिजन के बाद डी मैक्सिमम है, तो हमको ये बताओ यदि इस कोलिजन के बाद डी है तो कितने से लड़ेगा? यहाँ से तो 0 शुरू हुआ होगा, तो कितने स्पीड से लड़ेगा? अंदर 2gh से लड़ता है, तो h की जगह h प्लस d लिखना होगा। तो कितने से लड़ेगा? और कितने से छोड़ेगा? अंडर 2gd से। भाई d हाइट के लिए तो अंडर 2gd ही होना चाहिए। तो बताओ सेपरेशन मालूम कि नहीं? अप्रोच मालूम कि नहीं? रेशियो e होता है, नहीं समझ में? देखो फिर सुनो, मैं ये कह रहा हूँ कि हर कोलिजन के बाद d हाइट पर जा रहा है, तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 लोगे ना, तो बताओ यहाँ से v से शुरू होगा तो कितना नीचे जाना है? बताओ d प्लस h जाना है, तो बताओ जब लड़ेगा ये तो कितने स्पीड से लड़ेगा? अंडर 2gh ना, मतलब मैं फार्मूला बता रहा हूँ ऐसे ना। और लड़ने के बाद जब मैक्सिमम हाइट पता हो तो कितने स्पीड से जाता है, तो ये वही आंसर होता है यार। तो कितने लड़ने के बाद कितने से जाएगा? अंडर 2gd, तभी तो लौट के आएगा, तो अंडर उतना होगा। d हाइट क्यों ऊपर जाएगा? मैं कह दूं कि l ऊपर जाने के लिए कितने से फेंकना चाहिए, तो क्या बताओगे? अंडर 2gl बोलोगे। तो इसके बाद ये जो लड़ के ऊपर जाने वाला है कितने से जाने वाला है? सही है। बताओ ये क्या होता है? बताओ सेपरेशन बाय अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय अप्रोच। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन? देखो बताओ, अंडर रूट 2gd और डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2gh प्लस d। सही है, आंसर आ गया अंडर रूट d बाय h प्लस d। और अभी मत करना सर कि बगल में कैसे जा रहा है, थोड़ा इधर स्पीड होगा, तो ये सब नहीं करना है नाटक, ठीक है? तो जिनको दिक्कत है उनके लिए स्टेप बनाओ, उनके लिए खासकर। सही है। अब ठीक है, अभी तक लॉस नहीं है, अभी इतना तो कम से कम माफ करो इसको। थोड़ा सा टेक्निक तो 0 लॉस इधर है, ठीक है? अब वो वाला बता देता हूँ जो थोड़ा सा बदला जा सकता है। अब हमको ये बताइए कि अगले स्टेप से यदि d हाइट तक जा रहा है, हर बार जब लड़ रहा है तो अगले स्टेप से कितने मैक्सिमम हाइट तक दिख रहा है? वो d हाइट तक निकालिए प्लीज। अगले नेक्स्ट स्टेप से जिस पे कोलिजन करने वाला है उससे d हाइट तक जा रहा है, दैट इज कांस्टेंट। आंसर अब ये नहीं है, जल्दी निकालिए। दोनों तरह का क्वेश्चन हो सकता है। अंडर रूट d माइनस h बाई d। देखते हैं, जल्दी से सभी लोग करिए। अब क्वेश्चन ये है कि कोलिजन के बाद, हर कोलिजन के बाद जो मैक्सिमम हाइट है, अगले कॉन्सेक्यूटिव नेक्स्ट स्टेप से मैक्सिमम हाइट दी जा रहा है। अगले स्टेप से मैक्सिमम दी, तो बताना है कि ई क्या है और हर बार डी है। अच्छा ये देखो, यहीं पे एक बढ़िया ये भी हो सकता है ना, ये नहीं हो सकता है कि जितना स्टेप की हाइट है जितना, सुनो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ऑब्जेक्टिव रहेगा।
जितने स्टेप की हाइट है स्टेप की हाइट भी न दूं। अब कहा तो जितने स्टेप की हाइट है नहीं आ रहा। कोलिजन के बाद अगला नेक्स्ट स्टेप पे कोलिजन हो रहा है, कोलिजन के बाद उतने ही हाइट तक जा रहा है। 1/2 रूट। तो बताना है ई कितना है। एक बार रूट तो क्या करोगे? h ये भी h हो जाएगा। एक बार रूट 1/2 और एक बार रूट 2। तो आंसर कितना आ जाएगा? 1/2। अच्छा क्वेश्चन है। यदि लड़ने के बाद वो उसी स्टेप उसके उतने ही हाइट पर जा रहा है जो स्टेप का हाइट है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए वाला करिए जो मैं अभी पूछा था। हाँ, इस बार क्या हो रहा है? इसमें कुछ नई बात है। कहा जा रहा है कि इसमें कहा जा रहा है कि ये डी है ना, सही है? अब हमको बताओ ये लड़ेगा कितने स्पीड से? √2GD से लड़ेगा, क्योंकि इसको डी कहा जा रहा है ना। अगले स्टेप से डी हाइट तक दिख रहा था और लड़ने के बाद ये कितने हाइट तक जा रहा है? यदि ये फिर से ये देखना होगा, यदि ये डी है कितने हाइट तक जा रहा है उसको देखने के लिए। लड़ने के बाद कितने हाइट तक जा रहा है, तो यहाँ से तो डी कहा जा रहा है और यहाँ से h है, एक बचा हुआ कितना है? d माइनस h है। तो बताओ कितने स्पीड से ऊपर भागा होगा? d माइनस h। E जानते हो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन? What is velocity of approach? ठीक है, तो आंसर सेम तो है और 1 से कम भी है। √d माइनस h बाई d मतलब √1 माइनस h बाई d। और इसको बाइनोमियल से तोड़ भी सकते हैं क्या इसको? अगर यदि बहुत छोटा हो है तो इसके लिए बता दो जरा। हाफ h बाई d। मतलब मैंने आता है ना। तो कोलिजन इतना बहुत है। अब हम लोग वो जनरलाइज करके दो बॉडी के बीच के रिलेशन को हम लोग पढ़ते हैं और मैं उसमें अपना एक नया फार्मूला निकाला हूँ, जिसमें किताबों में आपको किसी पोजीशन को लेके रेफरेंस लेके लोग करते हैं, लेकिन मैं उसको शिफ्ट से चेंज से करता हूँ। उसमें हमको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए था। तो लिखिए तो शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास है डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। जनरली जो देखने को मिलता है 99% केस में जो आपको मिलेगा वो मिलेगा यदि F एक्सटर्नल 0 हो तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 होगा। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 हो, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 हो तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट रहेगा। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट रहने का मतलब है जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी रहेगी वही रहेगी, जो शुरू में रहेगी वही रहेगी। कंसीडरिंग
इफ यूसीएम 0, इसका मतलब अब VCM हमेशा क्या रहेगा? 0। यदि VCM 0 रहेगा, VCM 0 रहेगा तो सेंटर मास चलेगा नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, मतलब पोजीशन कांस्टेंट होगा, जहां रहेगा वहीं रहेगा। इसका मतलब चेंज इन पोजीशन 0 होगा। सही है? F एक्सटर्नल 0। अच्छा हाँ, जितना मैं लिखा हूं ना, इसी कॉन्सेप्ट पे हजारों क्वेश्चन बनते हैं, इसके अंदर में ही हजारों क्वेश्चंस हैं। F एक्सटर्नल 0, इसके लिए अलग से लिख भी देता हूं, ACM is equal to F external by total mass। ये होता है if F external 0, ACM 0, ACM 0, VCM कांस्टेंट, VCM कांस्टेंट मतलब जो शुरू में वही, यदि शुरू में 0 तो हमेशा 0, हमेशा 0 तो पोजीशन बदलेगा नहीं, से कांस्टेंट रहेगा और चेंज इन पोजीशन 0 हो जाएगा। यहाँ एक बात ये, दूसरी बात ये मैं इसमें स्पेशल केस लिया, इसको जनरल लिखा तो स्पेशल पे स्पेशल केस इंपोज किया और फिर मैं जनरल लिखने जा रहा हूँ 1D के लिए खासकर। XCM is equal to M1 x1 plus M2 x2 plus M3 x3 and so on divided by M1 plus M2 plus M3। आई थिंक वेक्टर के फॉर्म में 1D में भी वेक्टर ले लें, ठीक है? वही ये फॉर्मूला मेरा नहीं है और ना ही ये मेरा है, ये तो चलता रहा था। जो फार्मूला मेरा है जिसको यूज करके बहुत बड़े स्तर पे यूज करके मैं फटाफट क्वेश्चंस का आंसर बता सकता हूं, जो आप भी बताने लगेंगे, वो ये है, अभी भी ना ही मेरा है और ना ही ये डेल्टा लेना मेरा है, ये भी बहुत ऑब्वियस ही बात है। टेक डेल्टा, नीचे कांस्टेंट है ऊपर डेल्टा, फिर ये नियम है कि सेपरेट डेल्टा, कांस्टेंट बाहर, तो आपको मिलेगा M1 डेल्टा x1 plus M2 delta x2 and so on divided by M1 plus M2 and so on। अच्छा सुनो एक और चीज, आपको पता है कि इस पे तो क्वेश्चन होता ही है, इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, क्यों इसी पर आगे छोड़िए, और इसमें तो बहुत सारे हैं कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस हैं। अब मेरा फॉर्मूला है, इसको जोड़ूंगा और इसको जोड़ूंगा, मतलब ये तो जनरल फार्मूला है और उसी की बात यहाँ पे हो रही है। मतलब ये कि कंडीशन ये तो जनरल है ही, मतलब ये हुआ कि F एक्सटर्नल 0 हो और यूसीएम 0, क्योंकि दो कंडीशन है जनरल पे, दो कंडीशन इंपोज हो गई आया है, इसका मतलब इंपोज करना पड़ेगा और यूज मैं इसको करने जा रहा हूँ, तो इससे क्या पता चलेगा? M1 डेल्टा x1 plus M2 डेल्टा x2 and so on divided by M1 plus M2 and so on is equal to 0। सही है? यहाँ से आ गया M1 डेल्टा x1 plus M2 डेल्टा x2 and so on is equal to 0। लेकिन ध्यान रखना है कि तब लगेगा जब एक्सटर्नल 0 हो और यूसीएम 0, जो कि जनरली होता है कितने परसेंट केस में? 99%। 1% में नहीं होता, देने लगा ना, पूछेगा तो जल्दी से लिख लो। इसी पे कहा था कि नोबेल प्राइज मिलना चाहिए था। आवाज उठाओ लोग, बुलंद आवाज उठाना। वहाँ के राजा से बात कहाँ के राजा से? जो नोबेल प्राइज देते हैं। तो राजा है? हाँ वो देता है। अच्छा भाई, तो मर गया ना, अगर नोबेल कमेटी है तो सोसाइटी
सर उनसे बात करेंगे। उनसे बात होती है क्या तुम्हारी? उनसे बात करें जैसे घर की खेती। जैसे आप बोल रहे हो कि आपको नोट इसको बहुत बड़े स्तर पे अब यूज कर ले जा रहे हैं हम लोग। ये वाला एक्सप्रेशन, ये वाला जनरल है ही, इसमें भी जनरल पे मैं स्पेशल केसेस इंपोज किया हूँ और फिर दोनों को मैं देखा इकट्ठा तो जो भी जनरली देखने को मिलता है तो ये आता है। और उस आने में भी 99% केस 3-4 ऐसे पार्टिकल नहीं बल्कि 2 की बात अक्सर होती है। सन अर्थ की बात होती है, अर्थ मून की होती है, 2 स्प्रिंग सिस्टम की, मैन बोट की, बलून मंकी की, टग वार की, टग वार रस्सा कस्सी, रस्सा कस्सी बोलते हैं, रस्सा रस्सी बोलते हैं, रस्सा कस्सी, खस्सी, अच्छा भाई लोग वेट करते रहते, पढ़ते कम में कई लोग कुछ ऐसा छिटपुट बोले उसके बाद हम लोग शुरू हो जाए। इसमें तो कई तो चेहरे से बम्बिला टाइप बम्बिला वो बिला जो बम ले चलता है। जब बच्चे बोलते हैं ना सर थोड़ा बगल होइए तो इतना प्राउड फील होता है हमको, क्योंकि शुरू में इतना दुबला पड़ रहा कभी कहते ही नहीं थे। हल्का सा ऐसे किए थे। Two objects and no shifting of center of mass. No shifting of center of mass यदि दो पार्टिकल है M1 M2 और ये इधर की तरफ शिफ्ट हुआ x1
और इधर शिफ्ट हुआ x2, चाहे इधर किसी मोमेंट पे चल रहा है v1, इधर v2, इधर एक्सप्रेशन a1 और इधर a2। पहले तो ये जानो कि जब दो बॉडी एक ही तरफ शिफ्ट हो, एक ही डायरेक्शन में, तो सेंटर ऑफ मास का चलना तय है, वेलोसिटी हो तो भी और एक्सेलरेशन हो तो भी। अच्छा, यदि दो बॉडी का एक्सेलरेशन एक ही तरफ हो तो उस मोमेंट पर तो शिफ्टिंग नहीं है, क्योंकि शिफ्ट के लिए वेलोसिटी चाहिए। तो शुरू में यदि वेलोसिटी 0 है तो नहीं है, अच्छा वेलोसिटी होगी तो होगी। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि मैं ये कहूँ कि सेंटर ऑफ मास शिफ्ट न होने के लिए m1 x1 बराबर m2 x2 होना चाहिए। यस सर। और m1 v1 बराबर m2 v2 होना चाहिए। यस सर। लेकिन m1 a1 बराबर m2 a2 नहीं होना चाहिए किसी मोमेंट के लिए। लेकिन शिफ्ट न रहने के लिए तब होना चाहिए। फिर सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि शिफ्ट न होने के लिए किसी भी मोमेंट पर ये दोनों जरूरी है, पर ये जरूरी नहीं है एक मोमेंट के लिए। लेकिन हर मोमेंट के लिए शिफ्ट न हो आगे के लिए भी, तब तो ये भी होना जरूरी होगा। गॉट इट? अलग-अलग बातें ना, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैग्नीट्यूड लिखें तो इसका मतलब ये है शिफ्ट ना होने के लिए, फॉर नो शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास, m1 x1 बराबर m2 x2, m1 v1 बराबर m2 v2, m1 a1 बराबर m2 a2। ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आप इस बात को समझ रहे हैं कि आगे भी शिफ्ट नहीं होना है, तब मैं ये लास्ट वाला लिखा हूँ। नहीं तो किसी मोमेंट पर शिफ्ट नहीं हो रहा होगा, फिर भी m1 a1 है, किसी मोमेंट पर शिफ्टिंग नहीं है, फिर भी m1 a1 और m2 a2 बराबर नहीं है। लेकिन केवल उसी मोमेंट पर है कि शिफ्ट नहीं है और ये बराबर नहीं है। अगले मोमेंट पे भी यदि शिफ्ट नहीं है तो तब तो बराबर होना होगा, है ना। और इस तरह की बात एक पार्टिकल के लिए भी बात होती है। जैसे ही मैं कह दूं कि क्या ये संभव है कि किसी पार्टिकल का वेलोसिटी ना हो पर एक्सेलरेशन हो, तो आपके मोमेंट की ही बात हो रही है। तो हो सकता है इसको लिख दूं तो मैक्सिमम हाइट पे एक्सेलरेशन है पर वेलोसिटी नहीं होती है। ऊपर से छोड़ते हैं। अच्छा, ऐसे छोड़ते तो छोड़ते ही जस्ट आफ्टर रिलीजिंग इट एट द मोमेंट ऑफ लिविंग तब भी एक्सेलरेशन होता है और वेलोसिटी नहीं होती है। तो बहुत सारे केस हो सकते हैं। तो एक तो ये, दूसरा जो अभी मैं पढ़ाया था तो मैं कहा कि सिंबल पे नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे फिलहाल एक डेल्टा x1 ही x1 है जो पढ़ाए थे। तो केस के लिए, सबके लिए ये जो दिख रहा है, ये जो कुछ लिखे हैं, ये है F external 0 and UCM 0 है। इस केस में m1 x1 प्लस m2 x2। फिर कहोगे सर उसमें तो डेल्टा आया था, तो मैं डेल्टा x1 को ही क्या लिखा हूँ x1, नहीं तो आप डेल्टा भी लिख लीजिए। फिलहाल मैं फोटो में लिख दिया हूँ ऐसे। इसका मतलब ये हुआ कि m1 x1 बराबर माइनस m2 x2। अब हमको ये बताओ कि m1 x1 बराबर m2 x2 सही है कि m1 x1 बराबर माइनस m2 x2 सही है? दोनों सही है, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड लिखा गया है और डायरेक्शन दिखाया गया है। ठीक है, और इसमें डायरेक्शन दिखाने की जरूरत नहीं है। ये कह रहा है कि जिधर x1 है उसका उल्टा x2 होना चाहिए, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं है। एंड सिमिलरली m1 v1 बराबर माइनस m2 v2 और m1 a1 बराबर माइनस m2 a2। तो ये जो दिख रहा है ये क्या है जानते हो? वेक्टर फॉर्म है। जल्दी से लिख लो। वैसे ज्यादा फील्ड कौन सा होता है? वो अलग, ये वाला ना, क्योंकि फिजिक्स ज्यादा समझ में मैग्नीट्यूड की फॉर्म ज्यादा आता है।
तो मैं जनरल इक्वेशन लिखने के बावजूद भी मैं टू पार्टिकल सिस्टम क्यों लिखा? क्योंकि आप अपने कोर्स में देखिएगा 99% चीजें दो बॉडी के बीच में बात होगी। तो जब 99% दो बॉडी के बीच में, तो उसके लिए तो अलग से पढ़ ही लेना चाहिए। और A1 के बारे में ध्यान रखिएगा, A1 थोड़ा अलग हटके है। सेंटर ऑफ मास का नहीं चलने का मतलब है M1 V1 बराबर M2 V2 अपोजिट डायरेक्शन में, ये सही है। न चलने के लिए यही बस इतना ही कंडीशन है, और न चलते रहने के लिए आगे भी तब M1 A1 बराबर M2 A2 भी होना चाहिए, उल्टा। अभी एग्जांपल का भरमार आने वाला है, बौछार आएगा, अभी देखना हमको रोक लेगा। क्या हुआ? रोक लेगा। ये साथ में बैठे मैं थोड़ा बौछार आएगा तो कल बाढ़ जितना हम लोग ये लिखे जो है मॉड भी लिख सकते हैं, मॉड से घबराना नहीं चाहिए। डेल्टा भी लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म लिख सकते हैं, मॉड लिख सकते हैं यहाँ पर ऐसे, और कहते हैं कि डायरेक्शन उल्टा है ऐसे। M1 डेल्टा x1 वेक्टर मॉड M2 डेल्टा x2 वेक्टर मॉड, और डायरेक्शन उल्टा। चाहे मॉड मत लिखिए और माइनस रहने लिखिए, और डायरेक्शन की बात मत करिए, डायरेक्शन है उसका। तो एक क्वेश्चन से हम लोग बाकी सारी चीजों को रियलाइज कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, केवल बोट और मैन सिस्टम से। सो राइट नाउ क्वेश्चन लिखो। As shown in figure, boat plus man system is in equilibrium in river, is in rest, equilibrium नहीं, equilibrium तो बताइए। वो as shown in figure, boat plus man system, boat plus man system is in rest in river. Find displacement of boat, then find displacement of boat when man is displaced from one end to other end of the boat, from one end to other end of the boat. जल्दी करिए। मैन का मास स्मॉल एम है, बोट का मास कैपिटल एम है, दोनों पूरा सिस्टम रेस्ट में है, और लेंथ बोट का एल है। जब मैन यहाँ से वहाँ तक, अच्छा क्वेश्चन और ऐड कर लो तो थोड़ा और। आल्सो फाइंड, अलग-अलग है। कैपिटल एम स्मॉल एम। आल्सो फाइंड स्पीड ऑफ बोट
Also find speed of boat when speed of man. Also find speed of boat when speed of man is v naught. पहला पार्ट with respect to boat, दूसरा पार्ट with respect to ground. ये जो विथ रिस्पेक्ट टू बोट और विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ये मैन का वेलोसिटी दिया है और आपको बताना है बोट की वेलोसिटी। बहुत सारी चीजें आपको कंसीडर नहीं करना, मतलब बाय डिफॉल्ट, जैसे ये नहीं करना कि सर पानी तो चल रहा होगा रिवर में, फिर ये नहीं करना है सर कि हलचल मची होगी, ये नहीं करना है कि जब बोट चलेगी विस्कस लिक्विड है, तो बहुत सारी चीजें नॉन विस्कस लिक्विड है, नो हलचल, नो मोशन वाटर, कई चीजें आपको अपने से मानना है, स्टिल वाटर, कई चीजें अपने से मानना होता है। नहीं तो कई लोग के दिमाग में केवल हलचल वाला चलता था, बैठे रहते हैं, तो देखिए अच्छा ऐसा हुआ तो क्या होगा, करते नहीं है तो छोड़ सकते। ML बटे M plus M. Yes, sir. ML. Small m. Small M. Small m. Yes, sir. इसी को मैं कहता कि बहुत सारे लोग कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स में भी देखेंगे, चाहे रेसनिक हेल्बे में भी देखेंगे, चाहे कहीं पे भी, तो वो बातचीत ऐसे करेंगे कि किसी डिफरेंस से लेकर इनिशियल सेंटर ऑफ मास को फाइनल सेंटर ऑफ मास के बराबर करते हैं और फिर निकालते हैं तो आता है ना, लेकिन मैं वैसे नहीं करता। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स नहीं मानना है, विस्कोसिटी नहीं माननी है, एयर रेजिस्टेंस नहीं मानना है। चलिए देखिए तो टाइम ओवर, इधर देखो, पहले तो स्थिति देख लेते हैं। सिस्टम फॉर पहले तो ये जानो ना, एक पॉइंट ये है फॉर दिस सिस्टम, एक तो ये कंसीडरेशन है। वैसे तो सच ये है कि केवल मैन का भी हम ले सकते थे सिस्टम और केवल बोट को भी ले सकते हैं, बाद में देखेंगे वैसे। दूसरा, यदि सिस्टम ऐसे है तो बताओ नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, 10 प्लस mg लग रहा है सिस्टम का, जो सिस्टम की तो नीचे की तरफ कितना लग रहा है 10 प्लस mg, और कौन बैलेंस कर रखा है, बॉयंट फोर्स, पानी वाला ऊपर की तरफ, जिसे पानी का नॉर्मल भी कह सकते हैं, लेकिन उसका नाम बॉयंट फोर्स है, बॉयंट फोर्स। दूसरा, रेस्ट में है तो ये इधर उधर चलेगी बोट, तो हम एयर वाटर रेजिस्टेंस और विस्कस फोर्स ऐसे फ्रिक्शन नहीं मानेंगे। दूसरा, ये इधर इसलिए चल पाएगा, अब मैन सिस्टम थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं, फिर उसके बाद रिजल्ट निकालते हैं। मैन इसलिए अब चल पाएगा रेस्ट में भी, इसलिए चल पाएगा क्योंकि मैन पे नीचे mg लग रहा है, नॉर्मल बोट के द्वारा ऊपर लग रहा है, बैलेंस है, तो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा तो चलेगा। तो जब वो चलना शुरू करेगा तो मैन पे फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा बताओ, आगे लगेगा, कई लोग बोलते हैं पीछे, कई लोग आगे। यदि कोई चीज रेस्ट में है तो क्यों चल पा रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन आगे, ठीक है। और लगाने वाले का नाम बताओ, बोट, तो मैन पर फ्रिक्शन आगे, और जितना फ्रिक्शन आगे मैन पर, बोट पर उतना ही पीछे। मस्ट एक्शन रिएक्शन, जैसे नॉर्मल रिएक्शन एक्शन रिएक्शन है, बॉयंट फोर्स एक्शन रिएक्शन है, दुनिया में सिंगल फोर्स ऐसा नहीं है जो एक्शन रिएक्शन ना हो, फिर बॉयंट फोर्स भी, सब कुछ फ्रिक्शन भी। तो बोट पर पीछे लगेगा, तो ये तो पता चल गया कि मैन आगे जाएगा तो बोट पीछे जाएगा। ये यदि एक्सेलरेशन लिखना हुआ जो नहीं पूछा हूँ तो मैं बता सकता हूँ, स्मॉल ए फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय मैन का मास बराबर एक्सेलरेशन ऑफ मैन।
और वही सेम f बाई डिवाइडेड बाई कैपिटल M बराबर एक्सप्रेशन ऑफ बोट इधर की तरफ। सिंपल, ठीक है। तो ये तो बाद में देख लेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ क्या हो रहा है। ये चलेगा। एक और चीज इसी से आप सीखने को मिलेगा आपको, यदि आप थ्योरी सही लगाते हैं, यदि आप थ्योरी सही लगाते हैं तो आप गलत डायरेक्शन भी चीजों का मान लेंगे तो साइन के साथ आता है। जैसे यदि नेगेटिव नहीं चाहते हैं तो हर चीज को पॉजिटिव मानते हुए निकालिए कहीं पे भी किसी भी चीज को, और चीजें साइन के साथ चली आएंगी। जैसे ध्यान से, ये रहा बोर्ड की शिफ्टिंग, और ये पहुंच गया मैंने यहाँ पे। माना कि बोर्ड शिफ्ट हुआ है x, तो हर एक पॉइंट शिफ्ट हुआ होगा, ये भी शिफ्ट हुआ होगा, ये भी शिफ्ट हुआ होगा। ऐसे तो जिधर मैन गया है उधर ही, जिधर बोट गया है, सॉरी जिधर मैन गया है बोट को भी उधर ही माना हो, जबकि सच नहीं है लेकिन माना हो, थ्योरी लगाऊंगा सही आ जाए। और इसलिए अच्छा ऐसे मानने से थोड़ा आसान क्यों होगा, क्योंकि माइनस लिखने की जरूरत नहीं होगी, सब प्लस ही में गए हैं। रिजल्ट क्या है जरा देखिए इसके लिए। f एक्सटर्नल 0 है कि नहीं, और यूसीएम 0 है कि नहीं, तो बताइए ये सही होगा कि नहीं। x1 is a shifting of center of mass of m1 and x2 is a shifting of center of mass of m2, जिसको मैं कहता हूं कि दूसरे किताबों में आपको कैसा मिल जाता है, किसी रेफरेंस से अपने से कोई किनारा मान लेते हैं, लेट दिस द बैंक ऑफ दिस रिवर, और यहाँ से बीच वाला सेंटर ऑफ मास कुछ दूरी, और ये और इनिशियल सेंटर ऑफ मास लिखते हैं, शिफ्ट के बाद फाइनल सेंटर ऑफ मास लिखते हैं, फिर कहते हैं शिफ्ट नहीं हुआ है तो दोनों बराबर हुआ है, बराबर करते हैं तो रिजल्ट आता है। जबकि जरूरत नहीं है, मैं लिखता हूँ ध्यान से, जल्दी से बताइए। मैन का शिफ्ट बताइए, मैन का अपना सेंटर ऑफ मास जल्दी बताइए। फोटो में दिख रहा है ना आप लोगों को, बोर्ड का। अच्छा हाँ, अच्छा जो लोग वो करते हैं वो देखिए बोर्ड को यूनिफॉर्म मान के बीच में मानते हैं, नहीं तो नॉन यूनिफॉर्म बोर्ड होती है और थोड़ा गड़बड़ भी हो सकता है। पर मेरे अनुसार तो बढ़िया ये है कि बोर्ड का सेंटर ऑफ मास चाहे जहां भी हो, शिफ्ट सबका ही कितना होगा, हर पॉइंट का x ही होगा। ये पॉइंट इंटरेस्टिंग, ये एंड भी x होगा, मिड पॉइंट भी x होगा, ये भी होगा, और एक एक पॉइंट x होगा तो सेंटर ऑफ मास भी x होगा। तो बताइए कैपिटल M के सेंटर ऑफ मास की शिफ्टिंग बताइए x बराबर 0। करिए आंसर आ गया। कितना लिखना था, जिसको मैं बोला था कि कोई इनिशियल बराबर फाइनल की जरूरत नहीं है, बल्कि शिफ्ट से हम लोग कर सकते हैं। इससे रिजल्ट क्या मिला बताइए। x बराबर मिला माइनस ml बाई m प्लस n। तो जब भी आप कुछ चीजें मान के निकालते हैं, जब भी आप कुछ चीजें मान के निकालते हैं और पता नहीं होता है किधर चलेगा, किधर होगा, करंट किधर होगा, चाहे कुछ भी, वेलोसिटी, मोमेंटम, फोर्स, कुछ भी, ux का साइन आपको नहीं मालूम है, प्लस होगा माइनस होगा, तो हर केस में क्या मान लीजिए, डायरेक्शन है तो प्लस मान लीजिए, और वैल्यू है तो पॉजिटिव मान लीजिए, स्केलर है तो, और चीजें अपने साइन के साथ चली आएंगी। चेंज को भी पॉजिटिव मान लीजिए, नेगेटिव होगा आएगा अपने से। तो बताओ इस माइनस का क्या मतलब है, और कभी भी मैग्नीट्यूड गलत नहीं है। तो आंसर इतना ही है, माइनस मतलब जिधर माने तो उधर सही, उल्टा कर लो बस। यही करंट में भी करना है और कहीं पे भी करना है, वेलोसिटी में, एक्सेलरेशन में, फोर्स में, कहीं भी। यदि अच्छा हम लोग बोर्ड को सही में जो जानते थे कि इधर हुआ है, मैन इधर जाएगा तो बोर्ड उधर जाएगी, तो सही में उधर मान लिए तो प्लस आ जाता, प्लस आ जाता। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये लिख लीजिए। कितने लोग बता सकते हैं कि ये तो शिफ्टिंग ऑफ बोट है ना, जल्दी से लिखो शिफ्टिंग ऑफ मैन, जल्दी से बताइए व्हाट इज शिफ्टिंग ऑफ मैन।
या डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन। कैपिटल ML बाई M प्लस M आएगा, करके देख लीजिए। बताओ ये शिफ्टिंग ऑफ मैन है कि नहीं? बोलो। तो क्या X नहीं रख सकते हो इसमें? रख के देखो क्या आता है। कैपिटल ML बाई M प्लस M आएगा, करके देखो। मतलब ये मैं बताना चाह रहा हूँ, ये X मैन ये है। ये प्लस क्यों आया जानते हो? ये सही में मैन उधर ही जाएगा। और ये माइनस क्यों आया? वोट उधर माने तो उधर इधर, और मैग्नीट्यूड सही है। तो इसका मतलब माइनस नहीं बोलना है। यदि ऑप्शन हो सकता है कि माइनस ना भी हो तो डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स लेफ्ट आंसर। गॉट इट? अच्छा देखता हूँ कितने लोग इसका आंसर देते हैं। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? यही है टुवर्ड्स लेफ्ट, मतलब लेफ्ट, माइनस नहीं लगता है। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? यही है आंसर। लेकिन आप कठिन है तो मैं आप लोगों को तो व्यवहार ना। What is displacement of man with respect to boat? What is displacement of man with respect to boat? बोट पर तो L ही चला है, बोट पर तो वो L ही चला है, लेकिन किनारे पे बैठा हुआ आदमी L से कम देखा है। समझ में आ रहा है? क्यों कम देखा है? क्योंकि जब वो बोट पर L चला था तो बोट भी उधर खिसक गई, बोट भी उधर खिसक गई थी। अब खिसकने में जल्दी ही दूसरा एंड आ गया तो कम ही चल पाया है। गॉट इट? ये दोनों बड़ा इंटरेस्टिंग है। चलिए अब हम लोग के पास अब ये है कि वेलोसिटी वाला देख लेते हैं। किसी मोमेंट पे जब मैन इधर v नॉट से चल रहा था तो इसके बारे में पहले ये देखिए, विथ रिस्पेक्ट टू बोट है, विथ रिस्पेक्ट टू बोट है, मतलब मैं बोट पर v नॉट से चल रहा हूँ, बोट के रिस्पेक्ट में। आपको बताना है बोट कितने से चलेगी, ये तो पता है कि उधर चलेगी, जल्दी बताइए कितने से चलेगी। V नॉट स्मॉल m बाय m प्लस m। जब बीच में चल रहा था, इस एंड से वो चल रहा था उधर की तरफ, तो बीच में वेलोसिटी v नॉट मान लेते हैं, पर कहा है कि वो बोट के रिस्पेक्ट में, जो जनरली ऐसा ही दिया था, बोट के रिस्पेक्ट में, शिप के रिस्पेक्ट में, ट्रेन के रिस्पेक्ट में, लिफ्ट के रिस्पेक्ट में ऐसे ही रहता है जनरली, इसीलिए पहले बोट वाला कर रहा हूँ। तो बताना है कि बोट कितने से चल रही है और किधर चल रही है। तो किधर होना तो मालूम है आपको, किधर चलेगी, लेकिन कितने से चलेगी ये बताना। मोमेंटम कंजर्वेशन कहिए तो भी ठीक है, नो शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास कहिए तो भी ठीक है, F एक्सटर्नल और U सिम 0 है। तो जल्दी से बताओ, मैं देखता हूँ ध्यान से। अच्छा इससे पहले कि हम लोग ये वाला पार्ट करें, मैं चाहता हूँ कि एक और पार्ट आपको बता दूं इसी तरह का, रियल वाला। ध्यान से सुनना, ये वाला देखो तो सभी लोग, जो रियल में हो रहा है, ध्यान से देखो। एक आदमी है यहाँ पर, बोट है ये, रियली में बोट की शिफ्टिंग, रियल वाला दिखाता हूं मैं आपको। ये देखो, इसके इधर जाने पर बोट ऐसे हुई और ये यहाँ पे आया। अब मैं रियल मानूं, मैं दोनों दिखा देता हूँ, क्योंकि ये वाला एक ही तरफ मानने वाला तो बता ही दिया था। अब मैं जो रियल में हुआ है वो मान लिया हूँ। माना कि अच्छा हाँ, ये लेंथ याद रखना होगा आपको, ये L है। माना कि इधर खिसका कितना है X, बोट इधर खिसकी है,
तो ये भी x इधर किसका है, सेंटर ऑफ मास भी सब किसका होगा। Yes, sir. तो यहाँ पे मानना थोड़ा आसान होगा। इधर कुछ मान लोगे तो थोड़ा दिक्कत होने लगेगा, बीच वाला मानोगे तो और दिक्कत होगा, तो ये सब नहीं, बल्कि सब शिफ्ट हुआ है, ये भी शिफ्ट हुआ है एंड वाला, और x इधर ना। Yes, sir. अब ये है कि हम लोग प्लस साइन के साथ यही वाला यूज करने जा रहा हूँ। यदि बराबर करना है मैग्नीट्यूड तो भी ठीक है, अपोजिट के साथ, नहीं तो यही यूज करता हूँ। ध्यान से सुनना, जल्दी से बताओ, इधर प्लस मानते हुए क्योंकि वेक्टर फॉर्म में यूज करने जा रहा हूँ मैं, बताओ मैं का शिफ्ट कितना लिखूं? m l माइनस x, सही लिखा हूँ देखो। यस सर। m l माइनस x है, दिस इज l, अब बोट इधर आ गई है तो l माइनस x ही शिफ्ट है। ये शिफ्ट होता है, ये वाला जो m1 x1 ये शिफ्ट, और ये और l नहीं लिख सकते आप, क्योंकि जब आप इधर जैसे मान लो एग्जांपल लो ज्यादा समझ में आएगा, जैसे मान लो बोट है 2 मीटर की ना, तो बोट 2 मीटर की है, तो मैं चलने लूंगा 2 मीटर तो बोट भी उधर जाने लगी, तो मैं 2 मीटर जाऊँ तो 5 मीटर जाऊंगा यार, वो एंड भी तो इधर आ गया है, तो तुम क्या कहते हो मैं 2 मीटर चला जाऊंगा आगे। तो ये काफी चलेगा सिर्फ, और प्लस साइन ध्यान से देखो तो प्लस साइन के साथ, बताओ ये साइन के साथ कितना था, पिछली बार भी साइन के साथ लिखा था, बस फायदा ये था कि दोनों प्लस था, इसी को बोला था कि आसान होगा। बताओ बोर्ड का तो माइनस है ना, साइन के साथ कितना वेक्टर फॉर्म है, जल्दी निकालो तो देखो कितना आता है। प्लस ही आएगा, x बराबर आएगा ml by m plus n। जानते हैं x प्लस क्यों आया है, क्योंकि जो x माने हो वो सही है, जो x माने हो वो सही है, जिधर माने हो, किधर माने थे, इधर माने थे तो सही है। तो जब भी आप कुछ मानते हैं और प्लस आता है तो वही सही है, और जब आप कुछ मानते हैं और माइनस आता है, इसका मतलब जो माने थे उसका उल्टा करना। समझ में आ रहा है? तो दोनों से ही सेम आंसर आया कि नहीं, दोनों ही बताया कि इधर, वो वाला जो गलत माने वो भी बाद में कहा कि इधर ही, और जब इधर माने तो भी कहा कि इधर ही। अब यहाँ से ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि हम रिलेटिव हम लोग इस तरीके से लेके ज्यादा समझ पाते हैं। तो यदि मान यहाँ पर है रियली में, और ये v0 से जा रहा है, जो कि विथ रिस्पेक्ट टू बोट है, ये जल्दी से बताओ, यदि मैन v0 से इधर जा रहा है और बोट इधर जा रही है v से, तो देखो यदि बोट पे मैं 10 मीटर पर सेकंड से चलूं और बोट 2 मीटर पर सेकंड से चले, तो मेरी वेलोसिटी इधर जानते हो, बैंक पे बैठा हुआ आदमी कितना देखेगा, 8। बोट रेस्ट में रहेगी तो तब तो मेरा 10 ही देखेगा, लेकिन बोट यदि 2 मीटर से इधर चलने लगे तो, क्योंकि बोट हमको खींच रही है लगातार बार-बार उधर 2 से, और मैं बोट के रिस्पेक्ट में चल रहा हूँ 10 से, तो 8। अच्छा बोट मान लीजिए किसी तरीके से उधर 2 से चले और उस पे मैं 10 से चले, तो बोट में तो 12 होगा बैंक पे जो देखेगा। समझ में आ रहा है? और हमें जो m1 v1 बराबर m2 v2 लगाना है वो एक्चुअल वाला होता है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो लिखे इस बार मैग्नीट्यूड वाला लिखे, डायरेक्शन वाला लिख सकते हैं एक ही तरफ, तो मैं लिखता हूँ जितना इसका m1 v1 इधर, उतना ही इसका m2 v2 इधर, ताकि नेट मोमेंटम क्या रहे 0, क्योंकि शुरू में था कितना 0। लिखे? तो बताइए मैन का इधर वेलोसिटी बताइए, मोमेंटम बताइए, v0 minus v। सही है? यस सर। अब बराबर इधर जब कहीं रहा तो तब माइनस न लगाओ ना, कैसे समझ में आ रहा है भाई, जब कहीं रहा हूँ कि इधर है बैलेंस के नाम पे, तो बराबर ही लिखना, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, तो v आ गया था कि ये कितना है बताइए, m अपॉन v0 m minus v। यस सर।
पॉइंट अब देखो, जब मैन का डिस्प्लेसमेंट बोट के रिस्पेक्ट में होता है, मैन की वेलोसिटी बोट के रिस्पेक्ट में होती है और मैन का एक्सेलरेशन बोट के रिस्पेक्ट में होता है, तो बोट का जो एक्चुअल होता है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, वो ऊपर मैन और जो रिस्पेक्ट में होता है बोट के प्रोडक्ट बाय सम ऑफ मास होता है नीचे। लेकिन ये नीचे सम ऑफ मास तब होता है और ऊपर मैन का मास और वेलोसिटी एक्सेलरेशन या डिस्प्लेसमेंट बोट के रिस्पेक्ट में प्रोडक्ट होता है, जब रिस्पेक्ट में होता है तब विथ रिस्पेक्ट टू बोट। लेकिन यदि एक्चुअल दे दिया जाए तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तब देखो विथ रिस्पेक्ट टू सिर्फ बाय में स्मॉल m ग्राउंड, MV not by MI. ग्राउंड। अब क्या करें बताओ? स्मॉल m है। जब कहा गया कि मैन चल रहा है, जो आदमी बैंक पर किनारे है वो भी दिख रहा है, v0 by तब तो जो v0 देख रहा है, जब v0 वही देख रहा है तो वही ना एक्चुअल है। तब क्या लिखेंगे पता है? v0 minus v की जगह v0 है सिर्फ स्मॉल m। MV not by MV. ये लिखिए mv0। बस तो इस पे डिपेंड करता है कि मैन की वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में दी गई है। और आंसर आया है बोट का जो एक्चुअल, ऊपर में तो प्रोडक्ट है, नीचे केवल कैपिटल एम है। तो जब एक्चुअल दिया जाएगा, यदि मैं ये कह देता ना, ऐसे देखो, यदि मैं कहता हूं कि ग्राउंड पे बैठा हुआ व्यक्ति, मैन जब बोट पर चल रहा था तो वो डी चला, बोट वो देखा कि डी शिफ्ट हुआ है, बैंक पर बैठा हुआ है, डी शिफ्ट हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो जानते हैं बोट कितनी शिफ्ट हुई है? स्मॉल m d बाय कैपिटल M। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट देगा तो ऊपर तो ml होगा, mv होगा, ma होगा स्मॉल m, और नीचे कैपिटल M होगा। आई विथ रिस्पेक्ट टू बोट होगा तो m plus ऊपर तो वही रहेगा वैसे ही, नीचे सम हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? और ये बात जितना भी सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे हर एक के लिए। तो मैं एक्सेलरेशन वाला क्यों नहीं पार्ट किया पता है? यदि मैं ये कह दूं कि मैन का एक्सेलरेशन बोट के रिस्पेक्ट में a नॉट है, तो बोट का एक्सेलरेशन बताओ, आंसर बताओ। m स्मॉल m a नॉट बाई m प्लस a नॉट। यदि मैं कह दूं कि मैन का एक्सेलरेशन a नॉट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, तो m स्मॉल m a नॉट बाई कैपिटल M। गॉट इट? समझ में आ रहा है? yes sir नहीं तो ये वाला खत्म हो जाए तो हाँ खत्म हो गया। तुम कैसे मानो? सर बेल बज गई इसलिए तो ये सब काम करते रहते हो। तो अच्छा ये फटाफट जो मैं फोटो बनाया था आप लोग लिख लीजिए, फोटो देखिए। गन बुलेट सिस्टम मदर स्पीड इज व्हाट विद रिस्पेक्ट टू गन। कहीं पे भी कैनन शेल इन सब का बम का कहीं पे भी वैल्यू मदर स्पीड लिखा हो, मदर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू गन होता है। सो दिस v नॉट इज गिवन, दिस v नॉट इज अ बुलेट ऑफ वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन। तो जब बंदूक चलाते हैं तो ऐसे होता है, उसको हम फोर्स लगा के रोक लेते हैं। तो आपको रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ गन बताना है।
जल्दी बताइए फायरिंग के बाद। यदि शुरू में रेस्ट में है जिसको आप लोग रोकते हैं बाद में, तो रिक्वायर्ड स्पीड, व्हाट इज रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ गन आफ्टर फायरिंग इट? Value of V naught is how much? M V naught by M plus M. यदि मैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दे देता तो क्या होता है? M V naught by कैपिटल M. M V naught by कैपिटल M. और ये भी लिखना, आपको लिखना चाहिए कि मतलब स्पीड का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू गन। अच्छा, ये इसकी स्पीड होती है 800 किलोमीटर पर आवर, ऐसे 800 900 डिपेंड करता है कि कितनी पावरफुल गन है, और इसकी स्पीड कम होती है। और सिखाया जाता है कैसे मारना है। तो कई लोग तो यहाँ पे रख के मारना होता है ऐसे, कई लोग ऐसे दबा के मारते हैं ऐसे, हाँ तो निकल के चला जाएगा पूरा गन के साथ। यहाँ तो आपको ऐसे हो जाएगा। सो स्पीड इसकी कम क्यों होती है? वो देखिए गन की स्पीड कम क्यों होती है? ये रहा 5 ग्राम, 10 ग्राम, 50 ग्राम, और कुछ वेलोसिटी होगी इसकी। और नीचे देखिए ये रहा 5 kg, 8 kg, 10 kg, और ये भी कुछ जोड़ लीजिए, इसको तो मत ही जोड़िए बल्कि, और ग्राम में क्या जोड़ोगे? तो वैल्यू ग्राम के स्पेक्ट में चाहे लगभग सेम आएगी और बहुत कम होगी, जिसको आप रोक लेते हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज, जितना मोमेंटम इसका है उतना ही मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम इसका है। ये भी ध्यान देना, मोमेंटम बराबर है, मोमेंटम बराबर नहीं है, फिर डायरेक्शन उल्टा है, इसीलिए मैग्नीट्यूड बोला था। सो ये वैल्यू है तो बहुत कम हो जाएगा इसका स्पीड। 700 किलोमीटर पर आवर वाला जब इसको 50 ग्राम रखेंगे, 10 ग्राम रखेंगे और इसको रख देंगे 5 kg, तो बहुत कम वेलोसिटी है, इसको रोक सकते हैं आप। लेकिन मान लीजिए 5 kg ये भी निकला हो, 5 kg ये भी हो, एक गन लेके आप उधर जा रहे हैं, क्यों छोटा वाला ये समझ में आया? रॉकेट लॉन्चर छोटे वाले देखिए और थोड़ी दिक्कत में रहते हैं, थोड़ा हैवी होता है। मशीन गन चलाए हैं आप लोग? कितने लोग मशीन गन चलाए हैं? वैसे क्या चलाया है एनसीसी में? लेकिन वो देखिए माउंटेड होता है वो ऐसे। मशीन गन को कभी भी आप ऐसे नहीं, ऐसे मशीन गन चलाते देखे हुए, वो कहीं माउंटेड होता है ऐसे, और वो भी जो मैं चला रहा था वो गड्ढे में चलाना था, पूरा धुआं हो गया था सामान। तो कैलकुलेट कीजिए, ग्राम होगा तो ये देखिएगा मंकी बैलेंस सिस्टम, यदि इक्विलिब्रियम में है ये और हो सकता है, क्यों है वो सुनो। बिच्छू लग रहा है। मेरे को ये बलून और मंकी सिस्टम इक्विलिब्रियम में इसलिए है क्योंकि सिस्टम का m plus mg किधर लग रहा है? नीचे। तो बलून पे पॉइंट फोर्स उतना ही लग रहा है ऊपर, और इक्विलिब्रियम में और रेस्ट में है। अब बताना है कि ये l नीचे है, ये ओपनिंग है यहाँ पे जिसे बांधेंगे, यदि l ऊपर चलेगा तो बलून कितना नीचे आएगा बताना है।
देखो when monkey reaches the mouth, opening up balloon, closing up balloon. Opening तो हवा निकल जाएगी. Then find displacement if monkey reaches to if monkey reaches the mouth of balloon. Mouth सही है क्या? Mouth word सही है. Hole. Is it okay? monkey है monkey नहीं है. तुम अगर स्टंट मार रही हो वहाँ पे. If monkey reaches to the mouth of balloon, then balloon पड़ी क्या? balloon If monkey reaches to the mouth of balloon, then find displacement of balloon. If monkey reaches to the mouth of balloon, showing figure obviously, then find displacement of मान लेते हैं पीछे x आया है और एक कहा जा चुका है कि f(x) का कोऑर्डिनेट 0 है. इक्विलिब्रियम में रेस्ट में 0 है. जो मैं आपको पढ़ा चुका था कि हर जगह आपको यही देखने को मिलेगा. तो जितना ये ऊपर f1 x1 बराबर m2 x2, मैं फिर से मैं साइन नहीं ले रहा ना, बराबर लिख रहा हूँ. हालांकि एक तरफ भी लिख सकते हैं. So how much m1 x1 जरा देख के बता दो. ये x नीचे आ गया. What is m1 x1? सही है देखो तो. और ये वाला बराबर माइनस नहीं लिख रहा हूँ, माइनस बराबर इधर लिखता. सही है. बड़े वाले ऑफ x फिर से ऐसा इसलिए है क्योंकि इस पूरे सिस्टम के रिस्पेक्ट में ही L चला था. इसके लिए भी वही होगा. Again, if whole setup is in rest and the surface is smooth, cart है capital M or small m. If man reaches from displaced from one end to other end of the cart, then displacement of cart is how much? ml by m plus n. और velocity और acceleration भी वैसे ही with respect to cart दिया होगा तो. ये एटम है. इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, फोटोन रिलीज किया p मोमेंटम का. फोटोन रिलीज किया p मोमेंटम का, जिसकी वैल्यू कितनी होती है पता है? मॉडल में आती है कि E/c मोमेंटम. हो सकता है कहे कि E एनर्जी का फोटोन रिलीज किया. एक एटम रेस्ट में था, मास उसका m था. एक एटम रेस्ट में है, मास m है, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में है, E एनर्जी का फोटोन रिलीज किया, तो मोमेंटम कितना हो जाएगा? मोमेंटम हो जाएगा E/c. c इज स्पीड ऑफ लाइट. आई थिंक मोमेंटम p ही दे देते तो उसी से काम चल जाएगा, लेकिन p नहीं, अक्सर e देते हैं. जितना मोमेंटम इसका उतना ही मोमेंटम रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ दिस एटम, और दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर. एक तरफ लिखोगे तो साइन के साथ लिख लेना. तो लिखो मोमेंटम E/c है बराबर, इधर मोमेंटम mv है. आंसर है required speed of atom.
याद क्यों ना हो? फिर मैं क्लिक करो। कई लोग सोच रहे हैं कि पता नहीं चलेगा तो नहीं बताएंगे सर। मैं सोच रहा हूँ कि कुछ और केस पता चल जाए तो देख दूँ। नहीं क्या? पता वो आगे देखा जाएगा। चलो।